So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science क्लास जिसमें हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में है अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अब इस चैप्टर में लगभग हम लोग लास्ट की ओर हैं। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, तो 2 से 3 वीडियो और लगेंगी तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा और इस हफ्ते में पूरी कोशिश है कि खत्म होना ही है ये। ठीक है, आज हम लोग चलते हैं इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अभी तक जो चीज पढ़ाए हैं तुम्हें समझ में आ गई हैं और क्वेश्चंस भी तुम कर ले रहे हो। ठीक है, तो चलते हैं आज नई चीज पढ़ाते हैं, उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखेंगे कि है कि नहीं है और सॉल्व करेंगे। ठीक है, फटाफट से आ जाते हैं अपनी हम पीपीटी पर और डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। फुल कंसंट्रेशन के साथ रहना है, तभी चीजें क्लियर होनी है। तो इस तरीके से हम चलते हैं अपने टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तुम ध्यान दिए होगे जब तुमको हम पढ़ा रहे थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद मतलब जो हमने क्वांटम नंबर पढ़ाया है तुमको, क्वांटम नंबर में 4 थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और तुम्हारा था क्या लास्ट वाला स्पिन क्वांटम नंबर। तो उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो एस सबशेल होता है, बहुत ध्यान से सुनो, जो एस सबशेल होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। एक ऑर्बिटल होता है जिसको हम लोग एस ऑर्बिटल कहते हैं। एस ऑर्बिटल कहते हैं। पी सबशेल जो हमारा है पी सबशेल, पी सबशेल के पास 3 ऑर्बिट होते हैं जिसका नाम हम पी एक्स, पी वाई और पी जेड रखे थे। इसके बाद डी सबशेल के हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं जिसका नाम था डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और लास्ट वाला था डी जेड स्क्वायर। ठीक है, याद है, कुछ इस तरीके का था। आज हम लोग क्या, और एफ सबशेल के जो तुम्हारे 7 ऑर्बिटल हैं उनका नाम अभी के लिए तुम्हारा जरूरी नहीं है। 11th 12th में उसकी नॉलेज की कोई आवश्यकता अभी नहीं। ठीक है, तो अभी जितना हम जानते हैं, जितना हमारे लिए जरूरी है, बस उतनी ही नॉलेज रखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो एस ऑर्बिटल है, जो ये पी एक्स पी वाई पी जेड, ये पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल हैं, डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल हैं, इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखता है, ये दिखता कैसे है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो एस सबशेल एस सबशेल की कितना ऑर्बिटल था, तो एक ही ऑर्बिटल था जिसका नाम क्या था, एस ऑर्बिटल। ठीक है, जिसका नाम क्या था, एस ऑर्बिटल, और इस तरीके से शो कर रहे थे। तो हम क्या देख रहे हैं, एस ऑर्बिट क्या है, जो स्फेयर की तरीके का दिखता है। अगर 1s की बात करेंगे तो तुम चाहो तो ये डायग्राम, चाहो तो ये डायग्राम, कोई भी डायग्राम बना सकते हो। 2s की बात करें तो 1s से थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल हाई रहेगी। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप बहु प्रिंसिपल में देखे थे, जैसे एस एस सबसेल की सिर्फ बात करते हैं, एस ऑर्बिट की बात करते हैं, तो 1s जो है वो 2s से कम एनर्जी वाला रहेगा। 1s 5s से बहुत ही कम एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई तुमसे पूछे एस ऑर्बिट किस तरीके से बनता है, तो बस इस तरीके का एक स्फेयर दिखा देना। ठीक है, और 1s 2s एक साथ करें तो 1s थोड़ा छोटा बनाना, 2s उससे थोड़ा सा बड़ा बना देना। ठीक है, बात इतनी होगी। इसके बाद हम लोग आते हैं पी शब सेल। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने पी शब शेल के पास। तो पी शब शेल के पास हम लोग देखे थे 3 बन रहे हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। 3 सब सेल, 3 हमारे ऑर्बिटल, पी सब शेल के 3 हमारे ऑर्बिटल बन रहे हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। अब इसका नाम पी एक्स पी वाई पी जेड क्यों पड़ा, ये जान लो। ठीक है, जिस तरीके से हमारा एस ऑर्बिटल जो था वो बन रहा था एक स्फेयर स्ट्रक्चर का, हमारे पी सबसेल के जो 3 ऑर्बिटल बनेंगे ये डंबल शेप का होगा। डंबल देखे हो जिससे हम लोग बॉडी बनाते हैं। ठीक है, डंबल कुछ इस तरीके का दिखता है।
ठीक है, डंबल कुछ इस तरीके का दिखता है, कुछ कुछ इन्फिनिटी के साइन का। ठीक है, अब यहाँ बीच में पकड़ने के लिए होता है, लेकिन ये अपना केमिस्ट्री वाला डंबल है तो कुछ इस तरीके का दिखा। यहाँ पे हमारे दो स्फीयर एक साथ जुड़े रहते हैं, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है देखने में। तो अगर px की बात होगी, यहाँ पर 2 को इग्नोर करो। 2 का मतलब होता है ये सेकंड शेल का है, लेकिन अभी 2 को इग्नोर करो, 2 का इसमें कोई वैसा रोल नहीं है। 3px का भी इसी तरीके का डायग्राम बनेगा। अगर 3py होगा तब भी इस तरीके से डायग्राम बनेंगे, बस डंबल का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2 को अभी इग्नोर करो, 2 तुम जानते हो ये शेल नंबर है। px py pz को देखो, तो px में जो ये डंबल है ये x एक्सिस पर लाई करेगा। अभी संडे की क्लास में हम लोगों ने जाना था कि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस होती है और तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ये कहाँ देखने को मिलेगा? तो अपने रूम के कोने में देख लो, वहां पर 3 लाइनें आकर के मिल रही हैं। तो एक x मान लो, एक y मान लो, एक z मान लो। यदि वो p शब्द सेल की, p के ऑर्बिटल की बात हो रही तो p शब्द सेल मान लेते हैं, p x y p y p z p x p y p z। तो अगर हमारा डंबल देखो ये x एक्सिस पर लगा हुआ है, अगर ये हमारा डंबल जो है वो x एक्सिस पर लगा हुआ है तो इसको हम लोग px बोल देंगे। ये देखो y एक्सिस यहाँ दिया हुआ है। अगर वही डंबल वाई एक्सिस को, मतलब वाई एक्सिस उसके अंदर से जा रही है, उस डंबल के अंदर से हमारी वाई एक्सिस जा रही है तो उसको हम लोग पी वाई बोल देंगे। पी जेड, जब हमारी जेड एक्सिस से वो डंबल होता हुआ गुजरेगा, मतलब डंबल है, डंबल के बीचों बीच से जेड एक्सिस जा रही है, या हमारा डंबल जो है वो जेड एक्सिस पर रखा हुआ है, प्लेन में नहीं रखा हुआ है, जेड एक्सिस पर रखा हुआ है, तो उसको हम लोग पी जेड बोल देंगे। ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए आता है, इस वजह से इसको अच्छे से समझ जाओ कि किस तरीके से डायग्राम बन रहा है। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस पर ये डंबल है तो पी एक्स, अगर ये वाई एक्सिस पर है तो पी वाई, और अगर जेड एक्सिस पे है तो पी जेड। इतनी कहानी हो गई। एस सबशेल क्या था? वो तो बस एक स्फेयर था बस। पी एक्स पी वाई पी जेड, जब हमारा डंबल एक्स एक्सिस पर रहेगा, प्लेन भूल जाओ, एक्स एक्सिस पे रहेगा तब वो पी एक्स है, वाई एक्सिस पे रहेगा पी वाई है, और जेड एक्सिस पे रहेगा तो पी जेड है। इसके बाद बात आती है हमारे डी शब्द सेल की। डी सब शेल, डी सब शेल के डायग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, इसमें बच्चे होते हैं कंफ्यूज। डी सब शेल में हम जान रहे थे 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। 1 2 3 4 5। पहला क्या है? डी एक्स वाई। इस बार जो हमारा डंबल है वो एक नहीं, दो दो डंबल होंगे। कितने डंबल? 2 डंबल होंगे, और इस बार एक्सिस पर नहीं, इस बार प्लेन में डंबल रखे जाएंगे। डंबल की संख्या क्या हो जाएगी? डंबल की संख्या हमारे, अरे यार, डंबल हमारे 2 हो जाएंगे। डंबल हमारे कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, और एक्सिस पर नहीं, प्लेन में रखे जाएंगे। किस पे रखा जाएगा? प्लेन में। पी 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 सब सेल के जितने हमारे ऑर्बिटल बन रहे थे वो एक्सिस पर रखे जा रहे थे, ध्यान रखो, एक्सिस पर, और सिंगल डंबल था। यहाँ पर डंबल की संख्या 2 हो जाएगी, और इस बार ये डंबल प्लेन में रखे जाएंगे। अगर डी एक्स वाई की बात हो रही है, डी एक्स वाई की बात हो रही है, तो हमारे जो डंबल हैं, दोनों के दोनों डंबल वो एक्स वाई प्लेन में रखे जाएंगे। ठीक है, दूसरा है डी वाई जेड। क्लियर है कि हमारे 2 डंबल हैं और दोनों वाई जेड प्लेन में रखे जाएंगे। दोनों हमारे वाई जेड प्लेन में रखे जाएंगे। डी एक्स वाई, ये डी एक्स वाई ये हो गया। देखो, एक्स और वाई प्लेन में रखे गए हैं, एक्स और वाई प्लेन में रखे गए हैं। डी वाई जेड, इस ये किस पे रखे जाएंगे? तो वाई और जेड प्लेन में। यहाँ पर ये वाई दिया हुआ है भाया, ये वाई प्लेन है। ठीक है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। तो डी वाई जेड है तो दोनों डंबल हमारे वाई जेड प्लेन में रखे जाएंगे। इसके बाद तीसरा हमारा डी एक्स जेड, डी एक्स जेड या जेड एक्स कह सकते हैं, कुछ भी। तो डी जेड एक्स है, तो ये हमारा, तुम क्लियर हो, समझ गए होगे कि दोनों डंबल हमारे इस बार एक्स जेड प्लेन में रखे जाएंगे। और फिर ये है हमारा
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, चौथा हमारा इस बार ध्यान रखना ये तीनों डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड ये हमारे रखे गए प्लेन पर। लेकिन ये जो चौथा ऑर्बिटल है अपना डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये रखे जाएंगे एक्सिस पर। ठीक है, ये एक्सिस पर रखे जाएंगे। और किस एक्सिस पर? एक्स और वाई एक्सिस, ये हमारा ये वाला एक्स एक्सिस है। एक्स और वाई एक्सिस पर जब हमारे दोनों डंबल रखे गए डी सबसेल में तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। लास्ट हमारा है, चलिए चारों को एक बार फिर से रिवाइज कर लो। डी एक्स वाई है, दो डंबल हैं एक्स वाई प्लेन में रखे गए हैं। डी वाई जेड, दो डंबल हैं किस प्लेन में रखे गए हैं? वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। और डी एक्स जेड, अब प्लेन हम तुमको समझा दिए थे संडे की क्लास में, तुमको बता दिए थे कि एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या होता है, तो तुम अच्छे से बता दिए थे कि ये वाली दीवार, वाई जेड तो ये वाली दीवार, और जेड एक्स मतलब फ्लोर, ये उसे समझा दिए थे, तुम अच्छे से समझ भी गए थे। तो अब हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। तो एक्स वाई प्लेन पर, वाई जेड प्लेन पर हमारे दोनों डंबल रखे गए हैं। डी एक्स जेड प्लेन पर दोनों डंबल रखे गए हैं। लेकिन जब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात आएगी तो ये दोनों डंबल हमारे प्लेन पे न रख करके एक्सिस पर रखे गए हैं, एक्स और वाई एक्सिस पर। एक डंबल एक्स एक्सिस पर रखा गया है, एक डंबल वाई एक्सिस पर। डंबल में दो स्फीयर होते हैं, इस वजह से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। पांचवा जो है ये सबसे अलग है, जो है डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इसमें एक डंबल होता है और एक स्फेरिकल, स्फेरिकल क्या कहेंगे, एक तुम्हारा चक्र टाइप का होता है। जैसे यहां पर देखो, ये देखो एक तो डंबल है, एक तुम्हारा ये डंबल है, ठीक है, जो कि जेड एक्सिस पे रखा है। और तुम्हारा एक स्फेरिकल डिस्क टाइप की है, एक सर्कुलर डिस्क, स्फेरिकल नहीं सर्कुलर डिस्क टाइप की है, जो कि जेड एक्सिस के चारों तरफ ऐसे से घूम रही है। ठीक है, तो इस तरीके से डीजेड स्क्वायर का हमारे क्या बन जाता है? फिगर बन जाता है। फिगर बनाने के लिए आता है, कभी कभी फिगर दे देता है, कहता है बताओ ये कौन से ऑर्बिटल का फिगर है, डी एक्स वाई का है, डी जेड एक्स का है, तो याद रहेगा तब कर पाओगे, नहीं तो भाई साहब फिर कंफ्यूज होके घूमे। तो डी जेड स्क्वायर का ध्यान रखना। डी जेड स्क्वायर में हमारी जो तीन एक्सिस हैं, एक्स वाई और इसको हम लोग जेड लेट कर लेते हैं इस समय। किसी को कुछ भी लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई जेड आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हैं, तो कुछ भी मान सकते हो। तो इस तरीके से इसका होगा। ठीक है, एक्स एक्स वाई जेड बना है, तो एक डंबल जो होगा, सिंगल डंबल, ये जेड एक्सिस पर होगा, और एक तुम्हारे सर्कुलर डिस्क इस तरीके से इस जेड एक्सिस के चारों तरफ रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा डी जेड स्क्वायर का फिगर बन गया। अब एफ सब शेल के फिगर की बात होती नहीं है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहां पर क्लियर हो गया, एस सब शेल का, पी सब शेल का, डी सब शेल। इसके बाद आता है अगला हमारा टॉपिक, जिसको कहते हैं नोट्स। ठीक है, एनसीईआरटी में जाना भाई साहब, रीडिंग करना, ये सब चीजें उसमें दिया गया है, तो अच्छे से रीड कर लेना। कुछ टॉपिक अगर छूटता है तो शाम को बताओ कि सर जी ये टॉपिक जो है हमारा छूट गया है। ठीक है, तो हम आते हैं नोड्स पर। नोड क्या होता है? नोड, द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन reduces to zero is called nodal surface node. The region where probability density function reduces to zero is called nodal surface nodes. ठीक है, इस कॉल्ड नोडल सरफेस, और नोडल सरफेस को ही नोड्स बोलते हैं। अच्छे समझो ये क्या है, डेफिनेशन तो यहाँ दे दी गई है। नोड्स मतलब हमारा हमारा एटम का हमारा एटम का वो पार्ट, एटम का वो पार्ट जहां पर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम या लगभग जीरो होती है। बहुत ही कम, लगभग जीरो होती है इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। क्लियर भाई, हम लोग पढ़े ना कि एटम एटम के अंदर शेल होता है, शेल के अंदर सब शेल होता है, फिर उसके अंदर कहीं ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, फिर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉन की क्या पढ़ लिया? लोकेशन पढ़ लिया, जान गया वो रहता कहाँ।
तो जहां पर वो नहीं पाया जा रहा है उसको हम लोग नोड्स कह देते हैं। और डेफिनेशन ये लिखते हैं, द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूसेस टू जीरो इज कॉल्ड नोडल सरफेस या फिर नोड्स। सिंपल। जो नोड्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक हमारा एंगुलर नोड है और एक हमारा रेडियल नोड है। एंगुलर नोड और रेडियल नोड। नोड क्लियर है, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो लगभग जीरो है, उसको नोड। कितने टाइप के? एंगुलर नोड, रेडियल नोड। एंगुलर नोड क्या कह रहा है? इट रिफर्स टू अ नोड प्लेन दैट पासेस थ्रू द न्यूक्लियस। कह रहे हैं एक ऐसा प्लेन जो कि नोड है, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक ऐसा प्लेन, प्लेन समझ रहे हो, वही एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। उस तरीके से एक प्लेन है जो कि न्यूक्लियस के थ्रू पास हो रहा है, न्यूक्लियस के आर पार हो जा रहा है, न्यूक्लियस के आर पार हो जा रहा है, उसको हम लोग एंगुलर नोड बोलते हैं। एक ऐसा नोड प्लेन, मतलब एक ऐसा प्लेन जिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है और वो न्यूक्लियस के आर पार हो जा रहा है, उसको हम लोग एंगुलर नोड कहते हैं। एंगुलर नोड की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो इट इज इक्वल टू ए क्यू एन। ए क्यू एन क्या है हमारा? अजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दैट इज एल। अब एल क्या होता है तुम जानते हो, एल होता है तुम्हारा एस। एस सब शेल के लिए एल होता है 0, पी सब शेल के लिए 1, डी सब शेल के लिए 2 और एफ सब शेल के लिए 3 एल की वैल्यू होती है। तो एंगुलर नोड निकालने के लिए कहा जाए, अगर तुम्हें किसी भी ऑर्बिट का जैसे 3p दे दिया, 3p सबसेल दे दिया है, इसमें कहेगा 3p सबसेल में बताओ कितने एंगुलर नोड होंगे, कितने एंगुलर नोड होंगे? तो फट से बता देना 1। कैसे जान गए? कह देना तरीका है भाई साहब, जादू आता है। एंगुलर नोड क्योंकि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के इक्वल होता है, दैट इज एल। एल की वैल्यू और पी सब शेल क्या होती है? 1 होती है। यहीं पर 3 यस दिया होता तब हम क्या कर देते? 0 कर देते। ठीक है, तो एंगुलर नोड क्लियर हो गया ना भाई। रेडियल नोड, इट refers to spherical region where the probability of electron is zero। रेडियल वर्ड कहां से आया? रेडियस। रेडियस किसका होता है? स्फीयर का होता है। तो कह रहा है एक ऐसा स्फेरिकल रीजन, एक ऐसा स्फेरिकल रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। ये एंगुलर नोड था, तो ये एक एक क्या था? प्लेन था, एक ऐसा प्लेन जो कि नोड प्लेन है जिसपे इलेक्ट्रॉन नहीं है और न्यूक्लियस के आर पार हो जा रहा है। ठीक है, उसको एंगुलर नोड कहते हैं। वो कैसे निकलता है? तो अजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। रेडियल नोड एक ऐसा स्फेरिकल रीजन, एक ऐसा स्फेरिकल रीजन जिसपे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो है, उसको हम लोग रेडियल नोड कहते हैं। और ये इक्वल होता है n माइनस एल माइनस 1। एन क्या है? एन शेल नंबर, एल क्या है? वही अजीमुथल क्वांटम नंबर। ध्यान रखना, अजीमुथल क्वांटम नंबर एस सब शेल के लिए 0, पी सब सेल के लिए 1, डी सब सेल के लिए 2, एफ सब सेल के लिए 3। बार बार बोल रहे हैं कि बार बार तुम्हारे दिमाग में जाए, ठीक है, और याद हो जाए। तो रेडियल नोड किस तरीके से निकलता है? तो रेडियल नोड की फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस 1। n माइनस एल माइनस 1। ठीक है भाई। जैसे कि तुम्हें एक ऑर्बिट दिया गया, मान लो 4p। 4p है, तुमसे कह रहा है भाई साहब इसमें बताओ एंगुलर नोड क्या होगा? एंगुलर नोड, तो एंगुलर नोड एल के बराबर होता है, तो एल इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो एंगुलर नोड कितने? 1। अगर तुमसे कहेगा रेडियल नोड बताओ, रेडियल नोड बताओ, तो रेडियल नोड का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस 1। एन कितना है? एन मीन शेल नंबर 4 माइनस एल माइनस 1 माइनस 1, इसको सॉल्व करो तो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो रेडियल नोड कितना आया? 2। अगर ओवरऑल नोड कहा जाएगा तो एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड कर देंगे, ए प्लस आर, और ए प्लस आर करेंगे तो A1 आया है, R2 आया है, टोटल हमारा 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा। तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं, अगर हमें किसी शेल का हमें निकालना है क्या होगा नोड, तो उसका फॉर्मूला है n माइनस 1। n माइनस 1। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? नोड, नोड का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड। एंगुलर नोड और रेडियल नोड को हम सॉल्व कर लें, एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड को सॉल्व कर लें, तो हमें नोड्स मिल जाता है कि टोटल नोड्स कितने हैं, टोटल ऐसे कितने रीजन हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो है। तो वो, या तो तुम ये इनडायरेक्ट वे में जाओ, पहले एंगुलर नोड निकालो, फिर रेडियल नोड निकालो,
अगर एंगुलर रेडियल कहेगा तब तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ओवरऑल कह रहा है कि ओवरऑल नोड बताओ, तो तुम कैसे निकाल दोगे? n-1 से। देखो n-1 यहीं से आया है। देखो नोड क्या होता है? एंगुलर प्लस रेडियल होता है ना। एंगुलर का फॉर्मूला क्या है? एल। रेडियल का फॉर्मूला क्या है? n-l-1। देखो ये एल और माइनस एल कट जाएगा आपस में क्योंकि अपोजिट साइन है। बचा क्या? n-1। तो नोड की वैल्यू क्या हुई? वही n-1, मतलब सेल नंबर जितना है उसका -1 कर दोगे। ठीक है, समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। नहीं तुम कहोगे सर जी एक ही एग्जाम्पल बताए आप, कुछ कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। चल भाई एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कौन सा शब्द सेल लें? मान लो हम लोग ले लेते हैं 5D ले लेते हैं। 5D एग्जिस्ट तो करता है ना भाई। 5D ले लेते हैं। फिफ्थ सेल का डी, फिफ्थ सेल का डी सेक्शन। इसमें कितने, सबसे पहले मान लो अगर हमसे पूछा एंगुलर नोड बताओ। एंगुलर, तो एंगुलर नोड क्या होता है? एल के बराबर, सिंपल। और एल की वैल्यू फॉर डी सबशेल क्या होती है? 1 2। 0 1 2 होती है ना, 0 1 2 3। तो एफ सबशेल के लिए 3 होती है, लेकिन डी सबशेल के लिए 2। अगर हमसे कह रहा रेडियल नोड बताओ, रेडियल नोड कहता है n-l-1 मीन्स n क्या है? 5 है, l 2 है। ये कर दिया तो 5 - 3 = 2। ठीक है, एंगुलर नोड अलग से निकाल लिया, रेडियल नोड अलग से निकाल लिया। अगर कह रहा है हमसे ओवरऑल नोड बताओ, तो दोनों तुम निकाले हो, इसी को क्या कर दो? प्लस कर दो। तो 2 + 2 4। और एक डायरेक्ट तरीका है, अगर एंगुलर नोड रेडियल नोड नहीं पूछा, सीधे तुमके नोड्स पूछ रहा है, तो नोड्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ नोड्स इक्वल्स टू n-1। एन क्या है इसके लिए? 5 है, ये देखो दिया गया है शेल नंबर। 5 - 1 = 4। तो आई होप सो कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नोट्स वगैरह निकालने के लिए, तो तुम निकाल लोगे। नोट्स क्या होता है? ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होती है, लगभग 0 होती है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक आता है n+l रूल। ठीक है, n+l रूल। ठीक है, इसको स्मॉल n और स्मॉल l लिखना यहाँ पे नहीं हो रहा था क्योंकि इसका थोड़ा सा इस तरीके का फॉन्ट ही बन रहा था, वो स्मॉल हो ही नहीं रहा था, तो हमने ज्यादा फोकस नहीं किया। जान रहे हमारे बच्चे समझदार हैं, अगर एक बार कह दिए तो इसको इस तरीके से रिड्यूस कर। n+l रूल क्या होता है तो समझ लो भाई। आप बहु प्रिंसिपल पढ़े थे, आप बहु प्रिंसिपल हम तुमको पढ़ाए थे इसके पहले, जब हमारी वीडियो क्लास हुई थी तो शायद हमने पढ़ाया था उसमें। अब वो प्रिंसिपल कहता है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट ऑर्बिटल्स में भरते हैं। ये हम लोगों ने, अब वो प्रिंसिपल यही बताता है। अब वो प्रिंसिपल आने से पहले हम लोग n+l रूल का इस्तेमाल किया करते थे। मतलब ये समझ लो कि अब वो प्रिंसिपल n+ रूल का एक एडवांस्ड वर्जन है। इससे थोड़ा सा और उसमें मतलब सटीकता आ गई। लेकिन उसके पहले हम लोग n+l रूल अप्लाई करते थे। ठीक है, तो n+l रूल क्या कहता है? n+ रूल हमारा कहता है कि हम उस ऑर्बिट में, हम पहले समझ लो, हम उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे जिसकी n+l वैल्यू कम होगी। मतलब n+l वैल्यू जिसकी जैसे बढ़ती जाएगी, मतलब एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। और हमें इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में भरना है। ठीक है, तो हम लिख देंगे बिफोर ऑफ Bow's principle, we used the n+l rule to fill electrons in the different orbitals। ठीक है, we fill first to that orbitals
which have less value of n प्लस एल, क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू जैसे बढ़ती जाएगी वैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा और फिर हमें उसमें बाद में भरना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि हम पहले हम पहले 1s में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे या फिर 3p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, वही है ना, हमारे सामने एक सवाल है कि हम 1s में भरेंगे इलेक्ट्रॉन कि 3p में पढ़ें। अब हम लोग आप प्रिंसिपल पढ़ लिए तो उसमें हम लोग जान गए हैं कि ऐसे हम लोग ऐसे 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 चलते हैं, तो उसमें जो आता है पहले उसका भर देते हैं। ठीक है, तो इसके पहले n प्लस एल रूल था। n प्लस एल रूल क्या कहता था, अगर हमें दो ऑर्बिटल्स दिए गए, ठीक है, अब देखो अब वो प्रिंसिपल एक साथ सारे ऑर्बिटल्स की बात कर दे रहा था। ठीक है, एक बार हमने ड्रॉ कर लिया और उसके बाद चाहे जितने सवाल देते हम फटाफट फटाफट देते जाते थे। इसमें हम क्या करते थे, दो वैल्यू को लेकर के बार बार कंपेरिजन करते थे, तो इसीलिए ये वाला वर्जन फिर हट गया। लेकिन अब बुक में है तो पढ़ना पड़ेगा ही। 1s3p दो ऑर्बिटल दिया गया है, वो हमसे कह रहा है भाई साहब बताओ कि हमें इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरे। तो हम कहे ठीक है, n प्लस एल रूल पे लगते हैं। तो इसके लिए n और इसके लिए l, एन एन कितना है इसका, 1 है, इसका 3 है। एल देखोगे तो एल फॉर एस सबशेल 0 होता है और फॉर पी सबशेल 1 होता है। तो एन प्लस एल कितना आया इनके लिए, इनके लिए 1 आया, इनके लिए 4 आया। तो हम कहें वी फिल फर्स्ट टू दैट ऑर्बिटल्स विच हैव लेस वैल्यू ऑफ एन प्लस एल। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन्स 1s में भरेंगे। एन कैसे निकलता है ये तुम जान गए हो भाई, एन तो एकदम सिंपल है, जो आगे दिया रहता है वैल्यू वही एन होता है, नंबर ऑफ सेल होता है। एल की वैल्यू, एल मतलब उसको याद हम लोग किए हैं कि एस सब शेल के लिए 0, पी सब शेल के लिए 1, डी सब शेल के लिए 2, एफ सब शेल के लिए 3। तो यहां से एन प्लस एल की वैल्यू 1s के लिए 1 आई है, 3p के लिए 4 आई। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में भर देंगे ले आकर के, 1s में, उसके बाद 3p में भरेंगे। आई होप सो कि ये बात समझ में आ गई। लेकिन कभी कभी क्या दिक्कत बनती है, क्या कभी कभी क्या दिक्कत बनती है कि जैसे मान लो हमारे पास दो शेल, दो ऑर्बिटल्स आए हैं, एक 3s है और दूसरा 3p है। 3s है और 2p है, मान लो 3s और 2p है, कुछ इसी तरीके से 3s और 2p है। अब इसमें हम पता लगाते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन किस में भरना है। तो n और l, n और l निकाल लेते हैं। n इसके लिए 3 है, इसके लिए 2 है। और फॉर l, l l 3s के लिए 0 है और l जो हमारे p सब शेल के लिए वो 1 है। n प्लस l क्या आ गया, n प्लस l आ गया, ये 3s के लिए 3 और 2p के लिए 3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या यहाँ तुम्हें दिख रहा है ये चीज? अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर एक बार हम लिख देते हैं, अगर मान लो फोटो आ रही है हमारी, 3s 2p और n, n देखो 3s के लिए कितना है 3 और 2p के लिए 2 और l फॉर द s 0 और p के लिए 1 और n प्लस l अगर करेंगे तो देखो ये 3 आ रहा है और ये 3 आ रहा है। इस बार हम देख रहे हैं जो दो ऑर्बिटल्स में हमको डिफरेंशिएट करना था कि किसकी एनर्जी लेवल कम है, किसमें हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो देख रहे हैं कि दोनों में हमारा 3 वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर n प्लस एल रूल क्या हुआ, थोड़ा सा परेशान हो गया कि भाई साहब हम करें क्या। तो इन्होंने एक रूल बनाया, इसी में तीसरा पॉइंट लिखा कि अगर कभी ऐसा होता है, अगर कभी ऐसा होता है कि n प्लस एल सेम आता है, इफ n प्लस एल वैल्यू, इफ n प्लस वन n प्लस एल वैल्यू सेम गेट, एक मिनट अच्छा सेंटेंस बना, इफ वी गेट दी n प्लस एल वैल्यू सेम फॉर different orbitals,
different orbitals, different orbitals, then we will fill the electron in that orbital, in that orbital which have less value of n। मतलब कि अगर n प्लस एल वैल्यू सेम आ रही है दो ऑर्बिटल, दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि जिस ऑर्बिटल की n की वैल्यू कम होगी, जिस ऑर्बिट की n की वैल्यू कम होगी, उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं 2p में n की वैल्यू 2 है, इसकी 3 है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स 2p में भरेंगे। और यही होता भी है। अगर तुम देखो, जो तुम आप प्रिंसिपल बनाते हो उसमें देखो 1s के बाद हम लोग 2p में, 1s के बाद 2s और 2s के बाद 2p में हम जा करके भरते हैं। ऐसा कुछ था ना? अब वो प्रिंसिपल, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। एन प्लस एल रूल क्या कहता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं जिसका एन प्लस एल वैल्यू कम आती है। अगर एन प्लस एल दोनों ऑर्बिटल्स की सेम आ रही है तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन भर देते हैं जिसमें एन की वैल्यू कम होती है। आई होप सो कि इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा, यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसको जरा एक बार रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी में देख लेना कि ये कहाँ पर है, और इसकी काफी अच्छी से रीडिंग वीडिंग कर लेना, और ये जितना पढ़ाया हूँ इसको अपनी कॉपी में कर लेना। रीडिंग जरूर करना, नोट करना वो पॉइंट जो तुम्हें हम इस वीडियो में नहीं बताए हैं। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट वहां पे हो तो उसको अंडरलाइन करके शाम को हमें बताना, इस सर इसमें ये नया दिया था, हमें समझ में आ गया या नहीं आया, बता देना। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।